सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव करंटली एनरोल्ड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम यहां पर आपकी सीरीज चला रहे हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम यहाँ करा रहे हैं। हमारे जितने भी केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपके बोर्ड और सीयूईटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट और आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स को लेके। अब केमिकल काइनेटिक्स का ये हमारा आज यहाँ पर, एक मिनट पहले पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। हाँ, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं और ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 3 होने वाला है और एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारा लास्ट पार्ट भी होने वाला है इस चैप्टर का। मीन्स आज केमिकल काइनेटिक्स का पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा चारों तरफ से। इसका यहाँ पे आपको अब आगे कुछ और भी ज़्यादा सोचने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में। और इसके 2 पार्ट जो हैं वो चैनल पर अपलोडेड हैं, आप चाहें तो उनको जाके एक्सेस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो होंगे। आप चैनल को विजिट करेंगे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में आपका रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का डिपेंडेंस कैसे होता है। फिर हम पढ़ेंगे अरेनियस इक्वेशन के बारे में, कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या पड़ता है, और लास्ट में हम लोग कोलिजन थ्योरी के बारे में देखेंगे। कोलिजन थ्योरी के बारे में मैंने यहाँ पर पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे बस आपको उसको एक्सप्लेन करना है। मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जिसको हम समझा सकें, बेसिकली उसमें खाली उसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे सेट कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये एक चीज़ यहाँ पे देखा गया कि जब भी किसी रिएक्शन का रेट को जब हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन तो वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ पाया गया कि अगर हम टेम्परेचर के साथ कुछ भी यहाँ पे चेंज वगैरह उसमें करें, उसको बढ़ाएं घटाएं कुछ भी करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पे पड़ रहा था। अब जैसे कि क्या क्या हमने मान लीजिए टेम्परेचर को यहाँ पर सबसे पहले बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा था, ये यहाँ पर रेट जो था ये भी यहाँ पे इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा था, इम्पैक्ट पड़ रहा था। और इम्पैक्ट क्या था कि ये इसको बढ़ा दे रहा था, यानी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होने लग रहा था, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाते ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन तेज होने लग रहा था। और जैसे ही हम इस टेम्परेचर को यहाँ पर कम कर रहे थे, मीन्स थोड़ा सा डाउन कर रहे थे, तो हमारे रेट पर एक बार फिर से इम्पैक्ट पड़ रहा था और इस पर जो इम्पैक्ट था वो भी थोड़ा सा डाउन होता दिख रहा था, यानी ये भी थोड़ा सा डाउन होता हमें दिख रहा था। यानी कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा हम बढ़ा रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा था, वो ज़्यादा अच्छे से हो रहा था। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर डाउन कर रहे थे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे भी तब भी इम्पैक्ट पड़ रहा था, वो यहाँ पे थोड़ा धीरे वर्क करने लग रहा था। जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है केमिनो 4 का। अब जैसे हम केमिनो 4 को क्या चाहते हैं, डीकलराइज करना, तो इसको डीकलराइज करने के लिए हम यहाँ पर क्या किए, इसको डीकलराइज आसानी से करना मुश्किल है तो हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो अब क्या हुआ, ये यहाँ पे बहुत आसानी से डीकलराइज हो गया टेम्परेचर के बढ़ाने पे। ये टेम्परेचर है आपका, टेम्परेचर को जैसे ही हमने यहाँ पे बढ़ा दिया आपका ये डीकलराइज बहुत आसानी से हो गया। तो ये चीज़ तो पाया गया कि टेम्परेचर के साथ कितना बढ़िया यहाँ पे काम होगा। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो काम हमारा आसानी से हो जाएगा। ये चीज़ हमारे यहाँ पे ऑब्जर्व की गई। और एक चीज़ और ऑब्जर्व की गई कि अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं, टेम्परेचर को अगर हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, यानी राइज हमें देखने को मिल रहा है, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, यानी जैसे टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेट कांस्टेंट जो है वो नियरली डबल हो जा रहा है, यानी के जो है वो हमारा 2 टाइम्स हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है। ओके, जैसे मान लीजिए हमारा के दिया हुआ है और टेम्परेचर उस समय 273 यहाँ पे दिया हुआ है केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ओके, अब हमने क्या किया, हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, यानी कि ये 283 केल्विन हो गया। तो ये जो हमारा के था ये हमारा अब 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 2 टाइम्स हो गया। अब जैसे हमने मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस किया, यानी 10 डिग्री और बढ़ा दिया, तो ये हो गया हमारा 293 केल्विन। तो अब ये 2 के कितना हुआ, ये 4 टाइम्स ऑफ के हो गया, यानी कि ट्वाइस टाइम्स हमारा जो रेट कॉन्स्टेंट है वो यहाँ पे बढ़ जा रहा है, जैसे हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का राइज करवाया। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करने को देखने को मिली थी। तो ये चीज़ आई थिंक आपको भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए इसमें 30 डिग्री 40 डिग्री और बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना राइज हमें देखने को मिल रहा है। 30 डिग्री बढ़ाएंगे 8 के होगा, 40 का 16 के, ऐसे ये इंक्रीज करता जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे अरेनियस इक्वेशन।
अब एरेनियस इक्वेशन डायरेक्टली लिख लीजिए। एरेनियस इक्वेशन आपका है के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये आपका एरेनियस इक्वेशन यहाँ पे है। एरेनियस इक्वेशन यहाँ पे माना गया था, जो हमारे साइंटिस्ट थे एरेनियस ने, उन्होंने ही ये इक्वेशन यहाँ पे दी थी। इन्होंने टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर ध्यान देते हुए रेट ऑफ रिएक्शन का इन्होंने ये इक्वेशन अपनी दी थी, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि ये जो के है ये यहाँ पे एरेनियस कांस्टेंट है। एरेनियस, ये हमारा यहाँ पे एरेनियस कांस्टेंट है। उसके बाद हमारा ये जो ये है ये हमारी यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी होती है एक गिवन रिएक्शन में। एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। आर जो है वो हमारा यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, ये सभी जानते हैं, गैस कांस्टेंट। टी जो है वो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, ये चीज़ समझ में आ ही रही होगी, ये हमारा टेम्परेचर हो गया। और हमारे यहाँ से ये जो ए था ये हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर था। यहाँ पे ये जो था वो हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर था, या इसे हम चाहें तो कह सकते हैं एरेनियस फैक्टर भी। एरेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये था, ए का वैल्यू। तो हमारा के का मतलब क्या हो गया ये भी देख लिया, ये का मतलब, आर का मतलब, टी का मतलब और ए का मतलब। इस तरीके से ये आपका बस एरेनियस इक्वेशन आता है। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, को न्यूमेरिकल्स करने आने चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, आसान से न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, टाइम टेकिंग होता है। और हम देखें यहाँ पे तो एरेनियस ने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था। उन्होंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे H2 और I2 का। H2 प्लस I2 ये मिल के हमें 2HI देते हैं। तो अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में सबसे पहले तो यहाँ पे बॉन्ड बनता है। अब ये कुछ H का अरेंजमेंट ऐसे बनेगा, I कुछ ऐसे होगा, तो अब ये कुछ ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे बॉन्ड वगैरह यहाँ पे बनाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा। ये आपका कुछ इंटरमीडिएट यहाँ पे होगा, ये इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होगा। अब इनके बीच में कुछ बॉन्ड्स बनेंगे, कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, फिर उसके बाद हमें लास्ट में हमें ये प्रोडक्ट HI देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये रहा था, पहले स्टेप से दूसरा स्टेप पे ये आया, और तीसरे स्टेप पे फिर हमें ये देखने को मिला। यानी कि एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जब भी हम दो रिएक्टेंट को एक साथ रिएक्ट करवाएं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो एक इंटरमीडिएट वहाँ पे फॉर्म होता है। और यहाँ पे एरेनियस ने बताया था कि ये जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा था HI के बीच में, ये बहुत ही अनस्टेबल था। अनस्टेबल क्यों था? क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म कर रहे थे। यानी कि सारे ये जो H यहाँ पे है, ये I है, ये I, ये H है, इनके पास ज़रूरी नहीं कि सबके पास इक्वल अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी हो, सबकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को था, ये इन्होंने यहाँ पे बताया था। और ये जो इंटरमीडिएट बनता है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे रहेगा, उसके बाद फिर इनके बीच में बॉन्ड टूटेगा, और फिर लास्ट में जाके ये 2HI यहाँ पे बना के दे देगा। मीन्स ये अनस्टेबल तो रहेगा, लेकिन ये 2HI जरूर हमें यहाँ पे दे देगा। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल लेके कहा था, ये आपका एक एग्जाम्पल है जो एरेनियस ने यहाँ पे लिया था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे होंगे, आप चाहें तो उनको भी विजिट करके देख सकते हैं मेरे इस बुक्स में। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एनर्जी जो इस इंटरमीडिएट को फॉर्म करने के लिए चाहिए वही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कराने के लिए, इंटरमीडिएट फॉर्म करने के लिए एक्टिवेशन जो एनर्जी लगती है उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट, एनर्जी रिक्वायर्ड, energy required to form the given intermediate, form the given intermediate is known as activation energy, is known as activation energy। यही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे होती है, is known as activation energy। ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे होती है, जिसे हम ई से यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। वैसे मैंने यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो इतनी बातें हमारे एरेनियस ने यहाँ पे दी थी। उन्होंने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने एक ग्राफ यहाँ पे बना के दिखाया था। ये ग्राफ यहाँ पे मैं ज़रा आपके लिए बना देता हूँ, एक सेकंड, यहाँ देखिए पेज है, तो इन्होंने एक ग्राफ यहाँ पे बनाया था। ये ग्राफ आप देख लीजिए, इन्होंने कुछ ग्राफ बनाया था पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने लिया था यहाँ पे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे इन्होंने लिया था कुछ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यानी कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं से रिलेटेड ये बात यहाँ पे थी। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मींस, उन्होंने इसके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया था जिसमें इन्होंने बताया था HI का ग्राफ।
जिसपे ये ग्राफ जो था ये कुछ ऐसे जाके ऊपर जाके फट से यहाँ पे नीचे गिर गया था। ओके, तो ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे था, ये पॉइंट यहाँ पर आपका एक्टिवेशन एनर्जी जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि ये हमारा ई यहाँ पे था, ये हमारी यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे थी। और यहाँ पे आपका कुछ प्रोडक्ट ये था, यानी कि यहाँ पे H2 प्लस I2 था, जैसा इन्होंने एग्जांपल में यहाँ पे बैक साइड लिया हुआ H2 और I2 को, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को लिया। अब ये यहाँ से यहाँ इनके बीच में कुछ ये जो यहाँ पे पॉइंट आया ये पीक है, ये पीक पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट तक ये मैक्सिमम गया। यहाँ पे मीन्स पूरी तरीके से वो अनस्टेबल होकर टूट गया, यहाँ पे बॉन्ड टूट गया। अब बॉन्ड टूट के फिर यहाँ पे इसका ये फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, यानी कि यहाँ से फिर हमें B मिल गया, यानी कि 2HI का फॉर्मेशन यहाँ से हो गया। यहाँ पे अनस्टेबल जो इंटरमीडिएट था इतने तक गया, इस मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी इसके पास इतनी थी, इस पीक वैल्यू तक गया। फिर इनका जो बॉन्ड था वो टूट गया, इंटरमीडिएट एक दूसरे से अनस्टेबल होने की वजह से टूट गया इनके बीच का बॉन्ड, और फिर ये टूट के नीचे गिर गया। और जब ये नीचे गिरा तो हमें यहाँ सीधा HI का फॉर्मेशन देखने को मिल गया। इन्होंने ग्राफ के थ्रू इस चीज़ को भी यहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे से किया था। और ये जो यहाँ पे ये पीक पॉइंट था, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे था, ये मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिवेशन अटेन हो चुकी थी, मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर H2 और I2 ने गेन कर ली थी। इसके बाद इनके बीच का बॉन्ड टूट गया। बस इतनी बातें इन्होंने बताई थी। और इन्होंने सबसे पहले तो ये कह दिया था कि हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इक्वल अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, सफिशिएंट एनर्जी सबके पास इक्वल नहीं होती है। इतनी बातें इन्होंने यहाँ पे बता दी थी। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए, ये आपके लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए, देख सकते हैं। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। सम एनर्जी इज रिलीज व्हेन कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, एक इंटरमीडिएट बनाते हैं और उसके बाद जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, तो वो जो यहाँ पर आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में जो एनर्जी होती है वहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं कि उनके पास जो भी एनर्जी हो पूरी एनर्जी लेकर ही वहाँ पर प्रोडक्ट को फॉर्म यहाँ पे कर लें, कुछ ना कुछ वहाँ पे एनर्जी लॉस या एनर्जी रिलीजमेंट देखने को मिलता ही मिलता है। फिर यहाँ पे हमारे दो साइंटिस्ट थे, एक थे लुडविग बोल्ट्जमैन और एक थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल, इन दोनों ने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया था और फिर इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया था। अब जैसा एरेनियस ने बताया था कि जो ढेर सारे जब मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता है, कि वो स्टेबल हैं कि वो अनस्टेबल हैं, कि वो कब रिएक्ट करें कब अच्छे से रिएक्ट ना करें, ये चीज़ यहाँ पर डिटरमाइन करना आसान नहीं था। लेकिन जो बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल थे, जो एरेनियस के बाद है, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया, स्टैटिस्टिकल यहाँ पे टेक्निक्स को यूज़ करके उन्होंने उन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने की ट्राई की थी, और वो प्रेडिक्ट कर भी पाए थे। उन्होंने बताया था कि जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं कि उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, जो कि एरेनियस ने कहा था कि डिटरमाइन करना आसान काम नहीं होता। लेकिन उन्होंने अपने फॉर्मूले से, अपने तरीके से, अपनी टेक्निक से इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे बता दिया था कि हम लोग इनके काइनेटिक एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं एक ग्राफ को प्लॉट करके, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स NE/NT एक गिवन काइनेटिक एनर्जी के साथ वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इनका जो ग्राफ बना था वो कुछ इस तरीके का था, ये यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ बना था, ये आपका NE/NT था, यानी कि हम कह सकते हैं इसको ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था। यहाँ पे NE जो थी वो आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे, और कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे E थी, और T जो था वो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। यानी कि NE जो था ये आपकी यहाँ पर NE जो था वो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी E थी, और NT जो थे वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद सम काइनेटिक एनर्जी E अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इनके वर्सेस क्या दिया था यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, उनके बीच में उन्होंने ग्राफ को प्लॉट करवाया था। और जो ग्राफ प्लॉट हुआ था वो कुछ इस तरीके से आपका आगे बढ़ के ऐसे यहाँ पे गया था। और ये जो पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिला था, ये जो पॉइंट था इसको हम पीक पॉइंट कहते हैं, यानी कि पीक यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये पॉइंट या पीक पॉइंट था, और इसी को हम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। मीन्स इस ग्राफ में इस पोजीशन पर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे बढ़िया थी, यानी सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थी। और उसके बाद फिर ये प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी जो थी ये फिर अनस्टेबल होने से धीरे धीरे नीचे गिर के ऐसे ऐसे चला गया, यानी कि फिर इनकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगी, और जितनी भी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 ही होगी, 1 से ज़्यादा कभी एक्सीड नहीं कर सकती। ओके, फिर इन्होंने बताया
कि जैसे जैसे फिर हम इस केस में हम टेम्परेचर को रेस करेंगे, फिर जो आपका ये जो कर्व है, मीन्स ये जो कर्व है ये और ज़्यादा ब्रॉडन हो जाएगा, मीन्स और ज़्यादा ये फैल जाएगा, मीन्स ये और ज़्यादा ये आगे तक जा सकता है, और ज़्यादा ब्रॉडन ये हो सकता है। अब इसमें हम आगे तक और इसको ड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो इससे, तो ये और ज़्यादा यहाँ पे ब्रॉडन हो जाएगा। जितना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ये और ज़्यादा कर्व ब्रॉडन होता जाएगा, और राइट की तरफ ही ये एनर्जी वैल्यू भी बढ़ेगी। मीन्स ये जो पीक वैल्यू है अब ये वापस इधर की तरफ पीक की तरफ नहीं जाएगी, ये ब्रॉड होके और ज़्यादा नीचे गिरने लगेगी, और ज़्यादा ये नीचे चली जाएगी। ये बेसिक सा फंडा यहाँ पर बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल की स्टैटिस्टिकल टेक्निक ने यहाँ पे बताया था। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे जो उन्होंने बोली थी, आप चाहें तो इसको विजिट करके देख सकते हैं। पेज नंबर 80 पे आपको दिया हुआ है, एक पैराग्राफ यहाँ पे अच्छे से है। और ये जो एरिया अंडर द कर्व आया था, ये जो एरिया आपका यहाँ पे कुछ आया था, ये कुछ एरिया आपका ये जो अंडर द कर्व, ये पूरा एरिया जो है इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1 को एक्सीड नहीं करेगी, 1 के बराबर रहेगी। और यहाँ पर हम ये जो एरिया है ये आपका पूरा कांस्टेंट है, मीन्स ये जो पूरा गिवन एरिया आपका यहाँ पे था ये पूरा पूरा यहाँ पे कांस्टेंट है, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से कम थी, एक कांस्टेंट और दूसरा प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 1, पी यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी। आई थिंक इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। यहाँ पे नहीं दी। अब यहाँ पे हम कुछ बातें करने वाले हैं कि अरेनियस इक्वेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनसे रिलेटेड, मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट बातें अरेनियस इक्वेशन में और भी यहाँ पे हैं। तो देखा जाए तो ये जो आपका अरेनियस इक्वेशन होता है, जैसे ए के इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो ये जो टर्म था अरेनियस में, इन्होंने बताया कि इस टर्म में क्या होता है, ये उससे करस्पॉन्ड करती है जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी जो एन ई बाई एन टी होते हैं ये उनको करस्पॉन्ड करती है, यानी कि ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इससे हम कह सकते हैं ये डायरेक्टली करस्पॉन्ड करती है किसको करस्पॉन्ड करती है, यहाँ पे करस्पॉन्ड लिख लो यार, ये वेरिएशन का है, इसको उससे इक्वेट मत करना, मैं बस समझाने के लिए बस उसको यूज़ किया है। तो ये जो ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी है ये डायरेक्टली करस्पॉन्ड कर रही थी एन ई बाई एन टी को, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, जो यहाँ पर बताया था बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने। उन्होंने बताया था कि ये दोनों एक दूसरे से करस्पॉन्ड कर रहे थे, और इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ई ए से ज़्यादा थी, यानी कि हमारी जो के ई था वो एक्टिवेशन एनर्जी से यहाँ पे ज़्यादा था, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी से यहाँ पे ज़्यादा थी, यानी कि द फैक्टर e to the power minus E A by RT corresponds to fraction of molecules which have kinetic energy greater than E A, यानी कि ये जो यहाँ पर Ne by NT ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे इनकी काइनेटिक एनर्जी इस एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा थी। ये जो Ne by NT है ये आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा थी, जो कि अरेनियस इक्वेशन में यहाँ पे थी यहाँ पे। ओके, फिर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जब हम दोनों साइड यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग को जब ले लेते हैं, मीन्स यहाँ से नेचुरल लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग जब हम यहाँ पे ले लेते हैं, नेचुरल लॉग कंसिडरेशन, अब नेचुरल लॉग को इन्होंने कंसिडर किया तो क्या हुआ, ये जो ln k था अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस ई ए बाई आर टी, ऐसा ही कुछ आया था शायद, हाँ, माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ln a। जब आप नेचुरल लॉग लेते हैं तो ये जो e का टर्म्स होता है ये यहाँ से गायब हो जाता है, इतनी चीज़ें आपको इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, तो ये यहाँ से गायब हो गया, ये माइनस ई ए बाई आर टी है यार, ठीक है। तो इस तरीके का जब नेचुरल लॉग लिया गया तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब यहाँ से अगर हम स्लोप देखें तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है जो, तो ln a जो है वो c हो गया हमारा, y जो ln k हो गया, x जो है वो हमारा यहाँ पे 1/t हो जाएगा, x हमारा 1/t हो गया, और ये जो माइनस ई ए बाई आर बचा ये हमारा यहाँ पे स्लोप हो गया, यानी कि स्लोप जो है वो यहाँ पे माइनस ई ए बाई आर यहाँ पे आ गया स्लोप यहाँ पे। अब यहाँ से अगर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हम किसके बीच में पहले बात ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। तो ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ये हुआ है आपका ln k और 1/t के बीच में। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हमारा y एक्सिस पे है, ये हमारा x एक्सिस पे है, y पे हमारा ln k है, x पे हमारा 1/t है, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट हुआ तो ग्राफ जो है वो आपका नीचे जाएगा, और यहाँ पे जो स्लोप रहेगा वो हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर, माइनस ई ए बाई आर, यहाँ पे हमें स्लोप देखने को मिल गया है। और ये जो c होता है यहाँ पे
ln a ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे इंटरसेप्ट है। तो ln a जो है वो यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट है, वो हमारा यहाँ पे इंटरसेप्ट है। ln a हमारा इंटरसेप्ट है, माइनस e बाई आर हमारे यहाँ पे स्लोप है। और ओवरऑल बातें यहाँ पे नेचुरल लॉग लेने के बाद एरेनियस इक्वेशन बातें कर ली गई हैं। ओके, तो इतनी ही बातें यहाँ पे थी। अब इन्होंने क्या किया कि एरेनियस ने बताया कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं या एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दें तो उस केस में क्या होगा कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज रेट कांस्टेंट में भी होगा। एक नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर लीड्स टू याद रखिएगा क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे इंक्रीज होगा। या यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी वहाँ पे डिक्रीज करेगी, डिक्रीजिंग, ये एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करती है जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और इस इक्वेशन से यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा। ओके, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज़ होगा और साथ ही साथ हमारे रेट कांस्टेंट में भी एक इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। यार यहाँ ये इंक्रीज़ यहाँ पे होगा, इंक्रीज़ इन रेट कांस्टेंट, यानी कि के की वैल्यू में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, इंक्रीज़ इन रेट कांस्टेंट के। लेकिन ये इंक्रीज़ जो रहेगा वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होगा, ये याद रखिएगा। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हमें रेट कांस्टेंट के में देखने को मिलेगा। तो इतनी बातें यहाँ पे एरेनियस ने बताई थी। अब यहाँ पे एरेनियस इक्वेशन यहाँ पे 2 टेम्परेचर्स पे भी यहाँ पे कंसिडर किया गया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कोई पूछ दिया है कि एरेनियस, क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है, एरेनियस इक्वेशन को 2 टेम्परेचर्स पे कैसे लिख सकते हैं। एरेनियस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T1 एंड T2, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T1 एंड T2, हम कैसे इसको निकालेंगे। तो हमने जो नेचुरल लॉग लिया था ln k इज इक्वल्स टू माइनस EA बाई RT1 प्लस का ln A, ये जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था। ओके, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। अब यहाँ पे सिमिलरली हमारा ये K1 हो जाएगा, क्योंकि K और T यहाँ पे एक दूसरे के डायरेक्टली उनका रिलेशन चल रहा है। तो टेम्परेचर T1 T2 पे कैसे हम लिख सकते हैं, तो ये ln K1 ये हो जाएगा। फिर हम एक ln K2 भी ले लेंगे क्योंकि 2 टेम्परेचर पर रिस्पेक्टिव लेना है। तो ये हो जाएगा माइनस EA बाई RT2 प्लस ln A। अब इन ये जो पहले और दूसरा इक्वेशन दोनों को मान लो, इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के बाद हमें जो हमारा यहाँ पे लास्ट में इक्वेशन मिलेगा ये कुछ ऐसा होगा, ln K2 माइनस ln K1, ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया है, 2 माइनस 1 ये हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो अब ln A और ln A कट जाएगा। अब ये जो माइनस EA बाई R यहाँ पे आया है ये तो बाहर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे जब बाहर हो जाएगा तो ये हमें मिलेगा 1/T1 माइनस 1/T2, ये हमें कुछ ऐसे यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये हो जाएगा ln K2 बाई K1 इक्वल टू माइनस EA बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये हमारा 2 टेम्परेचर पे एरेनियस इक्वेशन आता है। ये हमारा यहाँ पे गिवन इक्वेशन होता है, गिवन एरेनियस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T1 एंड T2। इतनी बातें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपको इसको नेचुरल लॉग को हटाना है तो बस 2.303 से दोनों तरफ इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट साइड में, तो आपको वो भी करस्पॉन्डिंगली मिल जाएगा। इतना काम अब आप यहाँ पे कर सकते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ln को हटाएंगे 2.303 राइट साइड में लगेगा और ln हमारा लॉग बन जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक करो और जितने भी कंसेप्ट क्लैरिटी है सब यहाँ पे लगातार करते चलो। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में।